सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ये जो जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर और जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर है उसका जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसकी मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा, है ना। और दैट विल बी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है और कॉस्टिंग सिर्फ यही है कि आप अपना समय दीजिए, इसको ढंग से पढ़िए और इस एग्ज़ाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्रैक कीजिए, ठीक है। अपना अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए और साथ में हमारा भी नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो आपका पर्टिकुलरली जो मैंने आपको कहा था ना कि सिलेबस में कवर कराऊंगा, तो उसको कवर कराने का प्रोसेस क्या रहेगा वो आपको मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो देखो ये सिंस ये फर्स्ट और जो सेकंड मैंने इसको देखो 5 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये बेसिक थ्योरेटिकल वाला पोर्शन रहेगा। हालांकि सारा थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, बट इसमें अपने न्यूमेरिकल जो पोर्शन, जैसे कि आप लोगों ने पेपर देखा था, मैंने पेपर आपका पीडीएफ पिछले वीडियो में डाला था, तो आप देखोगे कि उसमें जो लास्ट पेपर आया हुआ है जेडब्ल्यू का, उसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है ना। और अगर आप पेपर का लेवल देखोगे तो उसमें राजस्थान जीके तो इतनी टिपिकल नहीं है, ईजी है, बट जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी सारे टफ नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप अगर मैं 150 में से अगर 120 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखूं तो उन 120 में अगर आप देखोगे तो अराउंड 120 में अराउंड आप देखोगे तो 50-60 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी है उसमें। तो अपने स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन उसको पहले ले लेंगे, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर एनालिसिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कहते देखो, लाइन तो आपकी एक ही लिखी हुई, क्या, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर, सीवेज, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, सीवेज, ठीक है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर करना चीज़ को कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पूछी किसकी, वाटर की, वेस्ट वाटर और सीवेज की, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने बोला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। अब देखो इसमें अगर आप बात करूँ मैं, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ, अगर आप यहाँ कॉमा लगा दो, वेस्ट कौन सा अपना सीवेज की बात कर लो और वाटर का भी, तो क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चन का पहले मेरे को लगा कि सिर्फ ये सीवेज की या वेस्ट वाटर की बात कर रहा है, दोनों में से दोनों की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब इसका मैंने पेपर देखा ना, तो पेपर में क्वेश्चंस आपको सीवेज के ट्रीटमेंट का भी मिले हैं और वाटर के भी मिले हैं, यानी कि ये सिलेबस दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इतना छोटा ये वाला पोर्शन है नहीं। यहाँ अपन को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है किसकी, वाटर की, ठीक है, वेस्ट वाटर की या और सीवेज की, ठीक है ना। वेस्ट वाटर और सीवेज की साथ पढ़ लेंगे, वाटर की अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कराऊंगा, सेगमेंट को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको वाटर के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहाँ अपने क्या करेंगे, वाटर की फिजिकल, केमिकल सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है सिस्टम वो पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज जो अपना सेगमेंट रहेगा, आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा और साथ ही साथ वाटर की केवल फिजिकल प्रॉपर्टी तक आज अपने लेके आपको छोड़ देंगे, ठीक है ना। और उसके साथ इस पे कुछ आए हुए क्वेश्चंस जो एग्जाम में हैं, कौन से क्वेश्चन जो पिछले पेपर में है वही देख लेंगे हम, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जो यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। तो एक कंपेरेटिवली अपने एनालिसिस कर लेंगे। तो आप लेक्चर पे बने रहिए और इसको ध्यान से सुनिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। देखो जो मैं नोट्स का यूज़ करना हो ना, उसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, इंटरनेट, बुक्स, नोट्स वगैरह, और उनकी जो 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 मेरे को पीडीएफ में फॉर्मेट में पिक्चर्स मिलेगी मैं आपको साथ साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि उसके आप लिंक में जाके डाउनलोड कर लेना। और जो कुछ मैं आपको सोर्स बताऊंगा लेक्चर के दौरान, है ना, इंटरनेट से जो सोर्स लेके दिखाऊंगा, आप क्या करना, वीडियो को वहाँ पॉज करके उसको लिख लेना, ठीक है ना। 2 मिनट की बात है, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कोई मुझसे क्वेश्चन पूछो उससे पहले आप प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखना, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो डाउट्स होंगे आपको, कई बार क्या होता है वो स्टूडेंट्स ना लेक्चर वीडियो पूरा देखते नहीं है, पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना।
तो पहले आप आराम से वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, यानी वाटर सप्लाई यानी कि अपना पानी का जो सेगमेंट है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग अपने पार्ट किसका है, इन्वायरमेंट का ही तो पार्ट है, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आप लोग सब लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो बेसिक वो जो डेफिनेशन है उसी को मैं समझा रहा हूँ। तो डेफिनेशन क्या है, देखिए इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक, ठीक है, द हाइड्रोस्फेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ठीक है, इन विच लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर कंटेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट में हम बात करें तो हमारा एटमॉस्फेयर, जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है जिसमें अपने गैसेस वगैरह रहती हैं, हाइड्रोस्फीयर जो भी पानी वाला पोर्शन है, समुद्र हो गया, झीलें, नदियाँ वगैरह, और लिथोस्फीयर जो भी सॉलिड पोर्शन है, अर्थ मान लिया, ठीक है ना, माउंटेन्स मान लिए, सारा इसमें आएगा। तो इन सारे सोर्सेस को जो क्या करता है, लेके चलता है, जिसमें क्या होता है कि लाइफ सस्टेनिंग है ना, अपनी जो एक्टिविटी है वो उसमें कंटेन, जैसे कि जीवन जिसमें निहित होता है उसे बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है कि इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर वाला पोर्शन रहता है, जिसमें क्या लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी सारी इसमें होती है, ठीक है। फिर ये एटमॉस्फेयर कंटेन गैसेस कंपोजिशन, वही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। हाइड्रोस्फेयर कंटेन वाटर कंपोजिशन, ओके, एंड लिथोस्फेयर कंटेन सॉलिड कंपोजिशन। सॉलिड मतलब रॉक्स वगैरह हो गया, माउंटेन्स वगैरह हो गया, ठीक है, इस वाले में। तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ठीक है, उन सारे में जो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी लेके चलता है उस सभी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड डेफिनेशन है इकोलॉजी, ठीक है ना। तो व्हाट इज इकोलॉजी, देखो इकोलॉजी क्या होती है, इट इज द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट। देखो सिंपल सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप हैं, मैं हैं, ठीक है, कोई हमारे पास में जीव जंतु हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे क्या, ऐसा बोल सकते हैं पेड़ भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ भी तो सांस लेते हैं ना, जलीय जंतु है। सपोज पानी में कोई मछली है तो उसका इकोलॉजी क्या होगी, मछली का उसका इन्वायरमेंट के साथ जो संबंध होगा उसकी इकोलॉजी कहलाएगी, ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोल कह सकते हैं, ठीक है। द इकोलॉजिकल बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए आप वर्ड को सुनिए, आप लोगों ने कई बार सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं सतत विकास, है ना। डेवलपमेंट विकास, मतलब सतत विकास, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज समझे ना, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, देखो इसको सिंपल लैंग्वेज समझो कि भाई सपोज आज अगर हम जो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हैं, सपोज आज हम फटाफट पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो आने वाली पीढ़ीज हैं, यानी कि आज से 50 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उनको हम क्या देके जा रहे हैं। आज ही हम देखते हैं कि जैसे कि लेट सपोज दिल्ली में आप देखते होंगे पोल्यूशन लेवल कितना हाई, मतलब हाई लेवल का पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। और मतलब मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटीज़ है उसमें बड़े शहरों का नाम हो गया कानपुर, मोस्ट पोल्यूशन सिटीज़ है। अपने दूर क्यों जाएं, अगर अपना सिटी जैसे मान लिए हमारे रास्ते में भी देखें तो कई सिटीज़, जयपुर, बीकानेर, यहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देखे जा रहे हैं, तो वो हमें सोचना पड़ेगा, यानी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सिंस आप एक इन्वायरमेंट इंजीनियर बनेंगे, देखिए सिविल इंजीनियर जो होता है ना वो फील्ड काम कर सकता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, इरिगेशन में, वो एक ही बात होगी, पीएचडी में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर लेगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, एमईएस में, बीआरओ में, मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम करेगा। लेकिन जो आपका जेडब्ल्यू है, जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर है, या जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर है, या जो भी पोस्ट आपकी जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर मान लीजिए, तो जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर का काम ही क्या होगा, इन सभी काम को देखना। एक तरह से आप कह सकते हो जैसे आपके म्यूनसिपल जो है डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपका एजे की पोस्ट होती है, तो म्यूनसिपल वाले जो है वो वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर रहे हैं वो भी आपका कंसर्न होना चाहिए। आप समय समय आपसे ही कंसल्ट किया जाएगा कि वेस्ट को कैसे करें, ठीक है। सपोज कहीं फैक्ट्री लग रही है तो वहाँ भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। कहीं रोड का काम चल रहा है, वहाँ बिटुमन का जो हीटिंग की जा रही है उसकी प्रॉपर चीज़ है या नहीं, वहाँ से पोल्यूशन हो रहा है नहीं, सारा सिस्टम आप लोगों को ही तो देखना है, ठीक है। तो आपका भी जो रोल है इस किसमें, इकोलॉजिकल बैलेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आगे देखते हैं,
देखिए आगे जो लाइन हो रही है वो आप लोगों के लिए है, बेसिकली सुनना उसको। रोल ऑफ इन्वायरमेंट इंजीनियर इज टू डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज फॉर वाटर, एयर एंड सॉलिड वेस्ट। जो मैंने आपको बोला ना, आप एक इन्वायरमेंट इंजीनियर हो तो आप क्या करोगे, आप वाटर को, जो वेस्ट वाटर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, एयर में जो पोल्यूशन हो रहा है फैक्ट्रीज द्वारा उसको कैसे रोकना है, और सॉलिड वेस्ट का कैसे डिस्पोज करना है। कौन सा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो भी होता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मेडिकल का हो चाहे कोई भी हो, तो उसको आपको कैसे उसका डिस्पोज ट्रीटमेंट करना है, तो वो आप सब देखोगे इन्वायरमेंट इंजीनियर, ठीक है ना। तो ये देखिएगा आप कितनी अच्छी बात बोलेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपना, ये आपको बेस्ट समझाने के लिए था। आई थिंक अब आपको पिक्चर क्लियर है कि आप इस जॉब में क्या करने वाले हो, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा स्टेप फॉर डिज़ाइन वाटर सप्लाई स्कीम्स फॉर ए टाउन, यानी कि अगर हमें किसी भी टाउन के लिए वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी है तो क्या करेंगे। देखो बेसिकली अगर ये जो सिलेबस पूरा वाटर इंजीनियरिंग होता तो मैं आपको सब बताता, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जनसंख्या कैसे का जो है ना मेथड्स कैसे डिसाइड हो जाती है, पानी का सप्लाई की यूनिट्स क्या रहती हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस में इतना दिया हुआ नहीं, क्योंकि सिलेबस ऑटोमेटिकली बहुत वास्ट है ना। दिखने में छोटा लगा लेकिन सिलेबस छोटा है नहीं। क्वेश्चन की मल्टीपल डायमेंशंस बनेगी, ध्यान रखना आपको। इसलिए मैं आपको बता दूं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा टफ था, तो वो एक जाहिर सी बात है कि वो एग्जाम किसी ना किसी एक अच्छी अथॉरिटी ने बनाया था, ठीक है ना। अगर राजस्थान की बात करें तो आई थिंक MNIT और MBM अच्छे कॉलेज हैं जैसे, और MNIT से हो सकता है MNIT से पेपर बना हो, ठीक है ना। वो कहीं से भी बन सकता है, वो एक अच्छी अथॉरिटी ने पेपर बनाया था। क्वेश्चंस के लेवल आपको दिखाऊंगा ना आगे जाके, बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे लेवल थे। लेकिन एक बात और मज़े की थी, जहाँ से जैसे कि कुछ टॉपिक्स मैं आपको जब बताऊंगा, मैंने भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे ढंग से, कल देखे थे कुछ, मतलब सारे पेपर को मैंने एनालिसिस किया था, तो मेरे को थोड़ा अजीब भी लगा था कि ऐसे एरियाज में जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं उन्होंने वहाँ से पूछा था। तो उस समय जब ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए ना तो उसे बोलते हैं पेपर टफ है, कि मैक्सिमम लोग वहाँ से पढ़ते नहीं हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको बताऊंगा सारा सिस्टम, ठीक है ना। तो अपने सारी चीज़ कवर करेंगे, डोंट वरी। बस आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद ही अपना एनालिसिस करना। अब देखिए, सिस्टम फॉर डिज़ाइन वाटर सप्लाई स्कीम्स फॉर ए टाउन। एक किसी भी टाउन के लिए अगर मुझे वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए स्टेप्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। देखिए पहला काम रहेगा असेसमेंट ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन, है ना, ड्यूरिंग डिज़ाइन पीरियड। बाई लेट सपोज आज मान लो, आज की डेट में 2020 चल रहा है, 2020 में मान लो मुझे बोला कि आपको वाटर सप्लाई जो सिस्टम है उसको डिज़ाइन करना है, मान लो बीकानेर के लिए, उसमें सब कुछ चीज़ें शामिल की जाएंगी। तो वहाँ पे मुझे उस शहर की पॉपुलेशन को एनालिसिस करना पड़ेगा, आने वाले देखना पड़ेगा, सपोज आने वाले 20 साल 30 साल के लिए पॉपुलेशन में क्या वेरिएशन होगा वो भी मुझे पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। टू सर्च फॉर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। अब वाटर सप्लाई जो मुझे शहर में देनी है उसका सोर्स क्या है, क्या मेरे पास से मान लो सिटी है छोटा बीकानेर सिटी, क्या बीकानेर में कोई नदी है, नहीं है, नहर का पानी आता है, हाँ ठीक है, तो हमारे पास सोर्स क्या है, नहर का पानी सोर्स है हमारा, तो उसी को हमको ट्रीटमेंट करके शहर को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। टू स्टडी द वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करना है। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाटर क्वालिटी जो है उसको निकालने के लिए अपना कोड होता है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में से, IS 10500 कोड है हमारा, ठीक है। इसको 2012 में रिवाइज किया गया था, तो IS 10500 2012। अब हालांकि कोड आप खोलोगे तो कोड 15-16 पेजेस का कोड है, ठीक है ना, लेकिन पूरा थोड़ी पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है कि वाटर क्वालिटी जो पैरामीटर, जब मैं आपको वाटर क्वालिटीज़ के पैरामीटर्स बताऊंगा ना, तो उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। और नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से देखना, क्योंकि क्वालिटी पैरामीटर में एक ना एक तो पूछेगा पैरामीटर कोई ना कोई, ठीक है। जो हो सकता है जो रिसेंट न्यूज़ में उसे पूछ ले। फिर है डिज़ाइन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स है उसको हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। फिर वाटर कैरियर सिस्टम, भाई पानी ट्रीटमेंट हो गया, अब सिटी में पानी सप्लाई कर रहे हैं तो कैसे आएगा वो, और लास्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये सारे 6 स्टेप्स फॉलो करें ना तो हम पूरा अपना वाटर सप्लाई कंप्लीट पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सिलेबस जो है ये वाला, वो क्या बेसिकली उसका जो मेन टारगेट होता है ना, वो इन 2 टॉपिक्स पर रुक रहा है। किस पे, इन 2 टॉपिक्स पे। एक तो है अपना वाटर क्वालिटी पैरामीटर को स्टडी करेंगे, दूसरा वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे बस। और जो लास्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इन दोनों से ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। वाटर के तकरीबन मैंने देखे थे कि आप 5 से 7 क्वेश्चन थे इसके, है ना, इस वाले सेगमेंट के अपने वाटर वाले के, और वो सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 से पूछे गए थे, ठीक है। हो सकता है इस पर 7 क्वेश्चन पूछ ले। तो देखो ऐसा पढ़ना है कि ये 5-7 क्या, हमें एक भी क्वेश्चन
7 में 7 क्वेश्चन, 5 में से 5 क्वेश्चन, जितने हैं सारे सही करने हैं, गलत नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो हम इन 2 सेगमेंट को पढ़ेंगे, एक इसको और एक इसको, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले अपने आगे थोड़ा सा और इसकी स्टडी कर लेते हैं। देखिए क्या से, अब देखो ये आपका लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब वाटर सप्लाई जो अपने करते हैं सिटीज़ में, उसका जो आपका है वो लेआउट है वो कैसा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है कि 2 चीज़ होती है। देखो शहर में जब पानी सप्लाई होता है तो 2 तरह से हो सकता है, अगर ध्यान से देखोगे आप। देखो एक तो क्या, कोई डैम और रिजर्वायर है, मतलब ऐसा सिटीज़ है जहाँ पे कोई डैम और रिजर्वायर है, वहाँ से पानी आ रहा है। तो उसमें क्या होगा कि पानी डैम और रिजर्वायर से आएगा, ठीक है। उसको पाइप द्वारा ले लेंगे वाटर ट्रीटमेंट में, उसको पानी को ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। फिर पाइप लेके उसको ले जाएंगे सर्विस रिजर्वर में, जहाँ से अपने को सिटी में सप्लाई करना है। फिर पाइप द्वारा चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यहाँ से वो सिटीज़ में सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड सोर्स मान लो आपका सिटीज़ में क्या डैम और नहीं है, कोई रिवर हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे रिवर है वहाँ पे आपने क्या लगा, इंटेक लगा दिया। इंटेक का भी डिज़ाइन पूरा होता है, जहाँ से पानी, रिवर से पानी, जैसे मान लो ऐसा बोल सकते हो कि भाई एक ऐसी प्लेस है जहाँ से पानी आ सकते इकट्ठा कर लिया, ठीक है। वहाँ से पाइप द्वारा आगे पंपिंग स्टेशन पे, पंपिंग स्टेशन पे पाइप द्वारा वापस वाटर ट्रीटमेंट पे आ गया। आगे वाला प्रोसेस सारा सेम है, तो यहाँ से पूरा प्रोसेस सेम है। फिर सर्विस रिजर्वर एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल मैंने बताया, एक आपको डायग्राम बना के कि पानी का जो होता है उसका लेआउट कैसे होता है। ये एग्जाम में नहीं आने वाला, डोंट वरी, बट आपकी समझ के लिए है, ठीक है ना। अभी तक जो मैंने आपको अभी तक ये करा है, अपना एक बेस बन रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ जहाँ एग्जाम के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, अपने जो नोट्स बनेंगे ना आपके, उन नोट्स में आप इन चीज़ों को नोटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक बात और है, वीडियोस देखो, टॉपिक को अपन को समझना भी, क्वेश्चन समझना है, वीडियोस की लेंथ बढ़ सकती है, डोंट वरी ना अबाउट दैट, बट आपको पढ़ना है। अपने दिन का एक लेक्चर का मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो मैं उस पर खरा उतरूँगा, या इतनी मैं आशा रखता हूँ। और कभी कभी मान लो वीडियोस एक आध दिन में नहीं आए तो डोंट पैनिक मत होना, है ना। समझ रहे कि सर थोड़ा बिजी है या सर कुछ कंटेंट और अच्छा चूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। डोंट वरी, आप लोगों को जो भी देंगे बेस्ट देंगे। और सबसे पहले अपने स्टार्ट किया है आई थिंक यूट्यूब पे, तो अपने फटाफट इसको कवर भी करा देंगे, सबसे पहले ही कवर कराएंगे इसको, ठीक है ना, डोंट वरी। ओके, अब देखिए हमारा ये जो यहाँ सेगमेंट अपना पूरा हो गया है। अब अपने स्टार्ट करते हैं हमारा मेन जो मैंने आपको कहा था कि जो मेन सेगमेंट है उसे हम लेंगे, ठीक है। अब अपन जैसे कि मेन सेगमेंट लें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। ये क्या, कई बार क्या है कि जो चीज़ बेसिक्स वाली होती है ना इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, छोटी सी बात, ज़्यादा लंबा चौड़ा है भी नहीं, टिपिकल भी नहीं है। देखो टोटल मैक्सिमम वाटर डिमांड, यानी कि देखो एक जो सिटी है, शहर है छोटा सा, उसको तो अपने टोटल जो वाटर डिमांड देते हैं वो कितना होना चाहिए। तो जो आईएस कोड बोलता है, ठीक है ना, वो कहता है कि टोटल जो होती है मैक्सिमम वाटर डिमांड होती है वो लगभग 335 एलपीसीडी होनी चाहिए, 335 लीटर पर कैप्टा पर डे, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखिए एक सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मान लो हमारा शहर मान लो, हमारा शहर है मान लो हनुमानगढ़, तो उसकी बात कर देते हैं। तो पहला देखिए डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक मतलब जैसे कि आपका घर है तो आप घर में पर बंदा कितना पानी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि 135 ऑन दी एवरेज होती है, लेकिन अगर मान लो कोई मतलब 200 तक एलपीसीडी कोई भी बंदा ना यूज़ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति 200 एलपीसीडी तक यूज़ कर सकता है लीटर पर कैप्टा पर डे, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो 50 एलपीसीडी, कमर्शियल की बात करें तो 20 एलपीसीडी, पब्लिक डिमांड की बात करें तो 10 एलपीसीडी, वेस्ट एंड थेफ्ट यानी कोई चोरी वोरी करके निकाला तो 55 हो सकता है, और फायर की बात करें तो लेस देन 1 एलपीसीडी। ऑन दी एवरेज 335 एलपीसीडी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सर बोले सर आपको हमको याद क्या रखना है, ठीक है। मैं तो आपसे चाहूँगा कि आप इस पूरी सीक्वेंस को याद रख लो। देखो 6 पार्ट हैं, 1, अगर आप इसको नंबरिंग करो पार्ट्स को तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 6 पार्ट्स हैं। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब घर की, इंडस्ट्री मतलब कोई इंडस्ट्री है, कमर्शियल मतलब जैसे मान लो कोई आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया, वो उसकी बात कर सकते हैं ना, कोई मतलब जैसे कोई आईटी सेक्टर हो गया वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। पब्लिक डिमांड मतलब पब्लिक पार्क वगैरह, कोई सिटी में पार्क बने हुए हैं वहाँ की डिमांड है ना, घास वास को पानी देने के लिए, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए वगैरह। वेस्ट और थेफ्ट मतलब कोई इतना तो आदमी कोई चोरी कर लेता है बीच में पानी को। और फायर मतलब जहाँ अग्निशमन डिपार्टमेंट को इतना पानी लमसम इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक ध्यान रखना, ये सारा जो है आपको थोड़ा सा इसको याद कर लेना, ठीक है। अब अपने स्टार्ट आगे चलते हैं हमारा जो मुख्य सेगमेंट है उसकी तरफ, ठीक है। तो अब इस स्टार्ट करते हैं हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जो मैंने आपको बोला ना मेन पार्ट है हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर, उसको पढ़ते हैं, ठीक है।
तो देखो वाटर सोर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ की सरफेस में जो पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको थोड़ा सा आप देख लो। क्या ओशन, आप सभी को पता है ओशन कितना है, 97.3% ओशन वाटर है, ठीक है। फिर आइस एंड ग्लेशियर जो अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जमा हुआ है पानी, वो कितना है, तकरीबन है 2.14%, ठीक है। देन अपना ग्राउंड वाटर बेस देख लेते हैं, ग्राउंड कितना है 0.61%। एक चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया में जो अपने मैक्सिमम जो होता है ना ग्राउंड वाटर की बात करूँ मैं इस वाले की, तो अभी आप देखोगे कि वर्ल्ड में हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो हम यूज़ कर चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसका हमने यूटिलाइजेशन कर लिया है अगर आप देखोगे। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर हम बात करें ना एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी देखें तो हम ना आप देखते हो ट्यूबवेल या देखते हो ट्यूबवेल वगैरह लोग काफ़ी करवा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपने वो तो करते हैं, उसके अलावा अपन क्या करते हैं कि हम क्रॉप्स भी मैक्सिमम वैसे ही उगाते हैं जो पानी को ज़्यादा कंज्यूम करती है। जैसे कि राइस की बात करें तो राइस में पानी खूब लगता है, ठीक है, तो कमर्शियल क्रॉप है हालांकि। तो पर बात वही ना कि भी हमको राइस अगर वैसे देखें तो वो वैसे कमर्शियल क्रॉप नहीं है, पर उसको मतलब उत्पादन के रूप में हम मानते हैं, राइस हम खूब उगाते हैं, ठीक है। तो बात ऐसी चीज़ है कि भी हम ऐसा गेहूँ भी कितना उगाते हैं, तो बोलते कि ऐसी क्रॉप्स भी हम उगाएं जहाँ पानी की मात्रा या कम, या कुछ ऐसे ब्रीड्स लेके आएँ जब पानी भी कम लगे। तो ग्राउंड वाटर जो है हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हनन होता है इसका, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके अभी वर्तमान में जब एक चीज़ और ध्यान रखना कि अभी जो मंथ चल रहा है जनवरी का, ठीक है ना, तो अभी काम कर लेना जो आपकी इकोनॉलॉजी या कोई भी ऐसी बुक आती है जिसमें इन्वायरमेंट का करंट मिला आपको, कौन सा करंट, इन्वायरमेंटल का करंट मिले, मतलब कोई भी मीटिंग्स हुई ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि हालांकि आप डोंट वरी, मैं ना एक लेक्चर लूँगा जिसमें आपको कंपाइल सारा करवा दूंगा, ठीक है ना। वो पर वो इन्वायरमेंट का जितनी भी अपने जब पढ़ेंगे ना यो उसकी बेसिक जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको जो पढ़ेंगे, तो उसमें क्या करूँगा लास्ट में जो रिसेंटली जो हुआ है ना उसका मैं एक लेक्चर बना दूंगा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सबको मैं एक साथ ही आपको एक वीडियो में सारा बता दूंगा आपको जो भी रिसेंट उसमें बदलाव हुए हैं, ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप अपने आसपास थोड़ा नजर रखना, एनवायरमेंट की न्यूज़ काफ़ी पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस मेन चीज़ वही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर इन लेक्स कितना है 0.009%, सैलिन वाटर इन लेक्स 0.008% एंड फ्रेश वाटर इन रिवर्स है 0.001%, ठीक है। तो कितना कम पानी है फ्रेश वाटर रिवर्स में, ठीक है, बहुत कम पानी है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया है कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, यूनिट्स हैं, उनके लिए कौन सा कोड लेना अपने को लेना है IS 10500 2012 लेना नहीं, खरीदना नहीं है, नेट में मिलेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए अब जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर है वो बेसिकली 3 होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड थर्ड होता है बायोलॉजिकल। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है, ठीक है। अब वो केमिकल से अगर वर्ड सुनते हो आप तो आप सुनते सर केमिकल का मतलब होता है कि पानी में कोई रासायनिक पदार्थ या बहुत ही बेकार चीज़ घुस गई है, उससे मतलब सिंपल शब्दों में कोई समझते हैं कि भाई आर्सेनिक या लेड, जिंक, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रोजन, ये नाइट्राइट्स वगैरह है ना, तो ये इसको हम केमिकल मान देते हैं, ठीक है। पर देखिए अब कौन कौन से पैरामीटर उससे हम थोड़ा देख लेते हैं। फिजिकल कौन कौन सा, सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स का मतलब कौन सा था, वही अगर नॉर्मल देखते हो ना, अगर आप सपोज अगर आप देखते हो पानी के अंदर आपको ना तैरने वाले वो दिख रहे हैं, मतलब बहुत किले दिख रही है, मटमेला हो रखा है पानी है ना, तो उसमें बारीक बारीक पार्टिकल दिखते हैं आपको, ठीक है। ट्राइबिडिटी को हिंदी में बोलते हैं मटमेलापन। भाई आप सिंपल सी बात है, आप अगर नहर है, नहर में आप चलती नहर के आसपास जो भी आप कुएं से, मतलब गाँव में मान लो खेतों में कुआं है ना, कुएं जैसे मान लो खेतों में वहाँ आप नीचे से पानी निकाल लो, पानी में अगर आप देखते हो मट्टी आ रही तो आप पियोगे थोड़ी उसको, तो वो कलर पानी का रंग कैसा है। अब पानी मान लो साफ है लेकिन उसको पानी है तो साफ लेकिन उसमें कलर आ रहा है, अगर येलो रंग तो पियोगे थोड़ी आप उसको, नहीं पियोगे। हाँ कोई ड्रिंक तो पी लोगे वरना नहीं पियोगे उसको, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा फोकस मत करना पानी के रंग पे, है ना, वरना का तो सर पानी का रंग तो कई जगह चीज़ से बदल जाता है, ठीक है ना, तो उस चीज़ पर फोकस मत करना, अपनों को पढ़ना भी। नेक्स्ट अपना टेस्ट एंड ऑर्डर, है ना, उस पानी का टेस्ट कैसा है और उसकी पानी की सुगंध कैसे है। अब देखो पानी सिंपल सी बात है, अगर मान लो कई बार देखते हो आप ना घरों में अपने नल से पानी आता है तो वो दिखता तो पानी से लेकिन उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, तो अपने उसको पी नहीं पाता, नहीं कि स्मेल आ रही है कि पी, मतलब वो भी एक लेवल होना चाहिए ना, उसके अलावा हम उसको फिर पी नहीं पाएंगे ना, ठीक है। टेम्परेचर, पानी का तापमान कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये सारे किसके, फिजिकल के। फिजिकल कौन कौन से देखो वापस, सस्पेंडेड सॉलिड्स, कौन कौन से पानी में सॉलिड्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। टाइबिलिटी क्या है, कलर कौन सा है,
टेस्ट ऑर्डर क्या है और टेम्परेचर क्या है, ये सारे बात करें, ये सारे क्या कहलाएंगे, पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5। सॉलिड्स में भी अपने कई आर्टिकल अलग अलग पार्ट्स हैं, तो अपने देख लेंगे, ठीक है। जिस व्यक्ति को नोट्स बनाने का शौक हो वो क्या है कि वीडियोस को रोक रोक के आराम से नोट्स बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो सोचे कि भाई मैं इस पीडीएफ से पढ़ लूँगा, तो उसका प्रिंट निकाल लेना और उसको पढ़ लेना, ठीक है। जो कुछ एडिशनल होगा उसमें आप ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो केमिकल की बात करें तो केमिकल फर्स्ट कौन सा, अपना डिजॉल्व सॉलिड्स है, ठीक है। पीएच की बात करें, पीएच आपको पता ही है ना, पीएच क्या होती है पानी की। कोई आप एसिडिक है, एल्कलाइन है या बेसिक्स पानी, उससे पता लगता है, तो हम पढ़ेंगे तब सब पढ़ लेंगे। एल्कलिनिटी, ठीक है ना, और हार्डनेस, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, नाइट्रोजन, बीओडी, सीओडी एंड मेटल्स, ये सारा अपने पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारा ये जो आज अपने आता करेंगे ये इसको अपन कल कर लेंगे, ठीक है। और फिर थर्ड अपना कौन सा, बायोलॉजिकल में कौन सा, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नॉन पैथोजन, पैथोजन मतलब कौन से, जो पैथोजन का मतलब होता है जो हमको बीमारी देते हैं, जिससे बीमारी होती है। नॉन पैथोजन का मतलब जिनसे बीमारी नहीं होती। पैथोजन कौन से, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे टाइफाइड वगैरह होता है ना उसका। ये वायरस, ये तो आप लोगों को पता ही है आजकल, सारी दुनिया परेशान है वायरस से, तो ठीक है। तो आई थिंक अगर आप ऐसा मत करना कि आप लोगों ने वायरस का नाम सुन ले तो आप ना, जब ये पढ़ाऊंगा मैं तो आप कोविड-19 को पूरा पढ़ते चलेंगे, कोविड-19 पर 10 पन्ने पढ़ जाओ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना। ले दे के अगर पूछेगा इस वायरस पे, अगर कोविड-19 का क्वेश्चन आता है तो ले दे के एक आध कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब वही कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो इतना पुअर है, इतना हाई नहीं है। एक आध क्वेश्चन वो तो अपने क्या है, कोई नॉर्मल न्यूज़ लेके पढ़ लेंगे बस। नॉर्मल क्या हो सकता है, इसमें कौन सी वैक्सीन बनी है या इंडिया में कौन सी वैक्सीन बनी है उसका नाम याद कर लेना, बस वही एक बार पढ़ लो और आगे बढ़ो बस। देखो इस सेगमेंट में ध्यान रखना, इन्वायरमेंट जब मैं पढ़ूंगा ना तो मैंने आपको बोल दिया ना कि इतना पढ़ लो और बस आगे बढ़ो, थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो, बस ये फोकस देना। बाकी यूँ नहीं हो एक टॉपिक पकड़ लिया, उस टॉपिक का राग आ रहे हो, राग आने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नहीं, मैंने बोला ना, जब आपका ये वाटर वाला जो पोर्शन है, वाटर का ट्रीटमेंट और वाटर का जो ये पैरामीटर्स हैं, इससे ले देख के 5 से 7 जब तक 5 या मुश्किल 6 क्वेश्चन आएंगे, उसी में से आप देखोगे ना, तो जो आप अगर पेपर एनालिसिस कर लेना, उन 5-7 क्वेश्चन में आप देखोगे, अगर आप जो लास्ट टाइम मान लो 5 क्वेश्चन आए थे, उन 5 में से 3 तो सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंटेशन टैंक के आगे थे, ट्रीटमेंट के सिर्फ 3 क्वेश्चन वहीं से पूछ ली उसने एक जगह से ही। तो इस ऐसा नहीं सारा राग गा के बैठ गए, इतना कोई नहीं पूछेगा। मैं बता दूँ क्या पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो समझ गई आपके पैरामीटर कौन कौन से थे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि हार्डनेस कौन सा पैरामीटर है, तो हार्डनेस फिजिकल नहीं है, हार्डनेस केमिकल पैरामीटर है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फ्लोराइड कौन सा, फिजिकल केमिकल, तो ये कौन सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए नाइट्रेट्स, जैसे इस बार जब मैं आपको पढ़ाऊँ केमिकल, तो ये नाइट्रेट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता हुआ ना ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना, तो उसका क्वेश्चन पूछते हैं काफ़ी बार, लास्ट टाइम नहीं पूछा हो तो सकता है पूछ लें, तो बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। तो अपने स्टार्ट करते हैं पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स। अब देखो पैरामीटर्स स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा ना, सिंस हम जो चीज़ पढ़ेंगे उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ साथ साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पैरामीटर्स पढ़ते हैं अपने, अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन पैरामीटर्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो हमको चीज़ पढ़नी है वो क्या है, ठीक है। आप सभी देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट कौन सा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, CGWP, ठीक है। उसकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसकी वेबसाइट्स पे मेरे को अगर आप जाओगे उसकी वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड में मुझे BIS वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो कोड है मैंने आपको बताया था ना, वो मिला है, ऑथेंटिक मिला है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने इसको खोला तो मुझे जो PDF मिली वो ये देख रहे हैं आप, क्या लिखा है, भारतीय मानक पीने का पानी विशिष्ट दूसरा पुनरीक्षण यानी सेकंड रिवीजन IS 10-500-2012, ठीक है। अब इसको देखोगे तो ये 16 पन्ने की PDF है, ठीक है। इसमें मल्टीपल जो हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स उनके बारे में बता रखा है, ठीक है ना। इसको आप देखते जाना। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है इसके वाटर क्वालिटी जो पैरामीटर है उसके बारे में थोड़ा जानना, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर, ओडोर, pH, टेस्ट, टर्बिडिटी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, इनकी लिमिट देखो बस। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड यानी एक्सेप्टेबल लिमिट, और यहाँ लिखा हुआ है परमिसिबल लिमिट, यानी कि होनी कितनी चाहिए
जो अपने एक्सेप्ट कर सकते हैं, और परमिसिबल का मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन जो पढ़ेंगे, अगर इस टेबल को पढ़ते तो आप सिर्फ सेक्शन ये और ये इतने पढ़ना है, या ये अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देना, सिर्फ इतने पढ़ना है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर ये पढ़ना है पूरा, ये पूरा पढ़ना है क्या? ठीक है, देखो पढ़ना तो पूरा ही चाहिए, है ना, सारा वैसे नहीं पढ़ना, पर मैं आपको बताऊँगा जहाँ जहाँ पैरामीटर्स लिखे हैं वहाँ तक पढ़ लेना, लेकिन अपने को पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, लेकिन अब जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सुन लीजिए, ठीक है। देखो मुझे इंटरनेट पे एक ये अच्छी सी टेबल मिली, ठीक है ना। तो इस टेबल में जो लिमिट्स लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे IS कोड लिखा हुआ है, ये ही लिमिट्स जो है डिट्टो उसके अंदर है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कलर नहीं है। अब एक काम करना, वीडियो को यहाँ पे रोक लेना, ठीक है, और या तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट निकाल के रख लो। देखो मैं बताऊँ, अगर आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे लिखने में, मैं आपको बताऊँ तो अपने पास समय नहीं है। अपन को जो लिखोगे, अगर किसी को लिख लिख के याद करने की शौक है तो वो लिख लिख के इसको उतार ले टेबल में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 20 पैरामीटर हैं यहाँ पे, एक वो जो कलर का है वो वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, है ना। कलर का पैरामीटर यहाँ से लेना, दिख रहा है कलर आपको, ये वाला कलर हैज़ एन यूनिट 5 to 15, ये आप लिख लेना यहाँ पे उस टेबल में, ठीक है। बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सर इस पैरामीटर्स का उपयोग क्या है, पहली बात, और अच्छा क्वेश्चन है, इसका यूज़ क्या है देखना। अब जो लास्ट ईयर जो पेपर था वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो हम देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम, और सुना, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10500 2012 IS। इसने कहा एक्सेप्टेबल लिमिट कौन सी, मैक्सिमम, ठीक है, किस केस में, आर्सेनिक के केस में, किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में, कितनी होनी चाहिए, ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। वर्ड को पढ़ लेना, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट पूछ लो उसने, ठीक है। अब देखो जो हमारा कोड है, यानी जो मैंने आपको टेबल दिखाई वो क्या बोलती देखिए ध्यान से, देखो ये रहा सीरियल नंबर, यहाँ पे क्या पूछा, आर्सेनिक, कहाँ गया आर्सेनिक, आर्सेनिक आर्सेनिक, ये रहा आर्सेनिक, देखो 12 नंबर पे दिख रहा है आपको आर्सेनिक, ये रहा, ठीक है। उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम कौन सी, ये रही परमिसिबल लिमिट, ठीक है, और ये मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। दोनों वर्ड ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट, मतलब देखो परमिसिबल मतलब क्या होती है, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर देखो जो कोड में जो लाइन लिखी हुई है उसको आप देख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। कोड में देखो यहाँ लिखता है रिक्वायर्ड यानी एक्सेप्टेबल लिमिट, और यहाँ लिखता है परमिसिबल लिमिट, ठीक है। लेकिन इस टेबल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परमिसिबल लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। देखो मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, परमिसिबल को आप एक्सेप्टेबल भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कर लेना, आप इस टेबल में यहाँ पे काट के इसको ये लिख देना, यहाँ पे लिख देना आप रिक्वायर्ड लिमिट लिख देना, यहाँ लिख देना मैक्सिमम रिक्वायर्ड, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को भी मत छोड़ना। क्वेश्चन कह रहा है, देखो वापस सुन लो, क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल, देखो ना उसने परमिसिबल बोला है, ठीक है ना, उसने बोला मैक्सिमम एक्सेप्टेबल का मतलब होता है इससे ज़्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर बोलता है एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो अलग आंसर होता, पर उसने बोला मैक्सिमम एक्सेप्टेबल। तो जो अपने पास में टेबल है, जो IS कोड है आर्सेनिक के लिए कितना बोलता है, देखो परमिसिबल तो कितनी होती है 0.01 और मैक्सिमम कितनी 0.05, तो आंसर क्या होगा D 0.05। क्या ये कोड में गिवन है, हाँ ये कोड में गिवन है। कैसे गिवन है, देखिए ये अपना IS कोड दिख रहा है आपको सभी को, ठीक है। अब इस कोड में अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आर्सेनिक वाला जो सेक्शन जिसने पूछा वो कहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कोड को, तो जूम कर देता हूँ इसमें मैं आपको ताकि सुविधा रहे देखने के लिए। एल्कलिनिटी हो गया, यहाँ पे नाइट्रेट्स वगैरह दे दिखा रखा है, ठीक है। इसकी लिमिट्स ये रहा, देखिए आप ध्यान से देखना, दिख रहा आपको, ये पहले ऊपर नाम देख लो, परमिसिबल कंसर्निंग टॉक्सिक सब्सटेंस में देखोगे आप, और आप इस सब्सटेंस में जाओगे नंबर 10 पे, इसको थोड़ा फोकस कर लो आप, नंबर 10 को फोकस करो, क्या लिखा है, टोटल आर्सेनिक 0.01 और 0.05, ठीक है ना, वही जो मैंने आपको बता दिया, रिक्वायर्ड लिमिट और परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एक ही बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये ऐसे, कहने का मतलब क्या था कि जो भी आपको
पढ़ाया जाएगा या जो भी आपको बताया जाएगा वेरी मच ऑथेंटिक सोर्स होगा, ठीक है ना। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाऊँगा आपको, कोई बकवास नहीं है, सीधा सिंपल जो चीज़ है वो चीज़ है, और क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। आई थिंक इतना रिसर्च करके कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। कहीं से कॉपी नहीं मारेंगे, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल चीज़ें वहाँ से लेंगे, ताकि आप क्वेश्चन, ताकि इन फ्यूचर जब आपके की आए और कोई डाउटेबल हो तो अपने चैलेंज कर सकेंगे, हमारे पास प्रूफ पड़ा सर, ऐसे कैसे, समझ रहे हो। अब क्या करना है, जो जैसे यहाँ पे से 20 पैरामीटर दे रखे हैं, 20 पैरामीटर दे रखे हैं, तो बस इन 20 से को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इनके लिमिट्स लिख लो, बस 20 बहुत हैं, एक वोकल 21। अब बोलो सर आज अब इस बार कौन सा आ सकता है, इस बार आपका आ सकता है ये वाला, मैं बता दूँ आपको, नाइट्रेट आ सकता है, नाइट्रेट पूछेगा, नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 7 नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अपने जो अपने सेगमेंट पे चल रहे थे वहाँ स्टार्ट करते हैं, जहाँ मैंने आपको ड्रॉ, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल पैरामीटर, ठीक है। पहला अपना है सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है ना। सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंड मतलब क्या होता है, सस्पेंशन मतलब तैरना, तैरने वाले सॉलिड्स, ठीक है। तो टोटल जो होते हैं सॉलिड्स, टोटल सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स सब समझते हैं ना, पत्थर, भारी पत्थर नहीं, नॉर्मल वो होते हैं, निम्न फॉर्म से हो सकते हैं, कौन सा, सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, ठीक है। सेकंड कोलाइडल हो सकता है, थर्ड डिसॉल्व्ड, ठीक है। साइज दे रखा आपको 10 की पावर -1 से 10 की पावर -3 mm, तो उसे बोलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। 10 टू पावर -3 टू 10 टू पावर -6 उसे बोलते हैं कोलाइडल सॉलिड्स, और 10 की पावर -6 से जो छोटे हैं उसे बोलते हैं हम डिसॉल्व सॉलिड, ठीक है। अगला देखो वर्ड लिखा हुआ है, सस्पेंडेड एंड कोलाइडल सॉलिड्स टुगेदर आर कॉल्ड डिस्पर्स सॉलिड्स, ठीक है। यानी कि सस्पेंडेड और जो होते हैं कोलाइडल उसे बोलते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, देखो डिस्पर्जन का मतलब होता है कि ये आपको एक तरह से आप देखोगे कि तो ये आपको आंखों से तैरते हुए दिख सकते हैं, घूमते हुए पानी में, लेकिन जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व मतलब उसको घुलनशील बोल देते हैं। डिसॉल्व सॉलिड्स कई बार आपको पानी में दिखते नहीं है, पानी के अंदर घुल जाया करते हैं, वो बहुत साइज उनका रेयर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना उसको, वर्ड को। आगे देखते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स में कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, मतलब जो तैरने वाले हैं सॉलिड्स वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। भाई मान लो कोई पानी की कोई पेड़ की पत्ती पानी में तैर रही है, तो पेड़ का कोई ना कोई पेड़ की पतली से टहनी, तो पेड़ की टहनी का ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जो कुछ निर्जीव, मान लो कागज का कोई कागज है वो उसके ऊपर तैर रहा है, या सपोज कुछ भी कोई पेन तैर रहा है, कोई लोहा, मतलब ऐसे कोई चीज़ जो पानी में पड़ी हुई है। ऑर्गेनिक मतलब होता है जिसमें कार्बन हो, जैसे पेड़ की पत्ती हो गया वगैरह। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो, ठीक है। कुछ आपके इमिजिबल लिक्विड, इमिजिबल का मतलब कौन सा होता है, वो लिक्विड जो पानी में घुलते नहीं है, जैसे कि तेल गिर ना, ग्रीस ऑयल वगैरह, वो भी हो सकते हैं, प्लांट की फाइबर भी हो सकते हैं, एल्गी भी हो सकती है, सब, ठीक है। ये किसमें आएगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स में, ठीक है। फिर देखिए, सस्पेंडेड सॉलिड्स आर अनडिजायरेबल, वो अच्छे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते अच्छे, ऐसा क्या उनमें, ठीक है। तो ये देखिए, दे मेक वाटर एस्थेटिकल डिसप्लेसिंग, मतलब अगर पानी की, भाई एक मैं आप सपोज मैं आप सपोज मैं आप मेरे घर पे है और मैंने आपको पानी गिलास दिया, उस पानी की गिलास में ना पानी जो गिलास है उस गिलास में ना पत्तियाँ पड़ी पानी, है ना, सपोज पेड़ों की पत्तियाँ हैं या उस पानी में, तो आप उस पानी को पियोगे क्या, नहीं पियोगे ना। तो डिसप्लेसिंग मतलब एस्थेटिकली दिखने में भी गंदा लगता है, क्या ये। दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव, वो बायोलॉजिकली भी एक्टिव होता है, उसमें बैक्टीरिया होगा, फटाफट उसमें जो बीमारी हो सकती है, जैसे कि आप कहते हो गंदे पानी में, आप नाम सुना होगा टाइफाइड गंदे पानी से होता है, ठीक है। दीज में अट्रैक्ट और एब्जॉर्ब केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, जो केमिकल्स को वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो अपने पास वो कंटेन करके रख लेंगे, ठीक है। फिर अपना बोलता है कि ये जो अपने प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल पैरामीटर अपना सस्पेंड सॉलिड्स प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यानी इनको मटेरियल को फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो, मेजरमेंट इज डन बाय ग्रेवी, है ना, ग्रेवीमेट्रिक टेस्ट। अब देखो ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड ना यहाँ से तो क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं टोटल सॉलिड्स को निकालने के लिए कौन सा परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो उस आंसर में एक ऐसा होगा ग्रेवीमेट्रिक टेस्ट, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको कर देना इंपॉर्टेंट नोट्स में, ठीक है ना। जहाँ मैंने अंडरलाइन किया वो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ग्रेवीमेट्रिक टेस्ट, किसके लिए, सस्पेंडेड, ये सॉरी आपका जो सॉलिड्स वगैरह है उसको निकालने के लिए, सस्पेंड सॉलिड कर दो आप कोई दिक्कत नहीं है, पर निकालने के लिए। अब इसमें होता क्या है, तो इन्वॉल्विंग मास ऑफ रेजिड्यू मेजरमेंट्स, ठीक है। चलो आप बोलो सर आप क्या बोल रहे हो, तो उसको मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा ना,
देखो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। देखो मैंने विकीपीडिया पर सर्च किया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डिस्क्राइब ए सेट ऑफ मेथड्स यूज्ड एन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एनालाइट, ठीक है ना, द आयन बीइंग एनालाइज्ड बेस्ड ऑन इट्स मास। अब देखो ये लाइन क्या बोल रही है, इसमें बेसिकली क्या होगा, इस ग्रेविटी टेस्ट में आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री का टेस्ट किया है तो देखिए ऐसा कुछ ये एक उपकरण होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फिल्टर पेपर लगाकर पानी को छान लेंगे, ठीक है। पानी को छानने के बाद उस फिल्टर पेपर पे, आप लोगों ने फिल्टर पेपर देखा होगा, उस फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ ऐसे कण आ देंगे, वो सॉलिड्स होंगे, उन जो होंगे कणस होंगे ना, उन कण का हम वेट कर लेंगे फिल्टर पेपर के साथ में, ठीक है। उसमें हम कह सकते हैं कि भाई सारे सॉलिड्स के उसमें इंक्लूड होंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उस सॉलिड्स को यानी उस फिल्टर पेपर को अपने ओवन में रख के गर्म कर लेंगे। यहाँ पे उसके ओवन में ये तो वेजरिंग, ये तो वेट करने वाली मशीन है, क्योंकि उसका देखो सॉलिड्स का वेट बहुत हल्का होगा, इसलिए ऐसा मशीन चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। एनालिटिकल बैलेंस लिखा हो ना यहाँ पे देखिए। फिर क्या उसमें अपने क्या करेंगे, उस फिल्टर पेपर को अपने ओवन में रख के गर्म कर लेंगे। ओवन में रखने गर्म करने के बाद में उसका वापस जब सूख के आएगा दोबारा वेट कर लेंगे। जो उसके बाद में वहाँ से चले गए, उड़ के चले गए, ठीक है ना, वो अपने कह सकते हैं कि डिजोल्व थे, वो घुलनशील थे सॉलिड्स, वो वहाँ पे जो थे निकल गए। जो बच गए वो टोटल सॉलिड्स खिला देंगे, है ना। वो डिपेंड अपॉन साइज देर, साइज मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन से होता है। तो एक सिंपल ध्यान रखना, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपको खाली नाम ध्यान रखना। अब आपको इतना डीपली नहीं पूछना है, मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट करते कैसे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वापस अपने अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला इस पर अपन करते हैं ग्रेविमेट्रिक टेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, फिर वही इसमें जो मैंने आपको बोला, वही टोटल सॉलिड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय इवापोरेशन, वही उड़ जाएगा। एंड इफ ड्राइड मास इज बर्न्ड 600 डिग्री सेंटीग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर विल बी ऑक्सीडाइज, ठीक है, एंड ओनली इनऑर्गेनिक मैटर विल बी लेफ्ट। बस वही सिंपल सी बात है। आप एक ऐसे ग्लास लोगे, है ना, उस ग्लास बीकर लोगे, उसके ऊपर आप रख दोगे फिल्टर पेपर। आपने दूसरा जहाँ से पानी लेके आओ वो फिल्टर पेपर से इसको पानी को छान लोगे यहाँ पे। फिर इस फिल्टर पेपर को आप निकाल लोगे, ठीक है। इस फिल्टर पेपर को आप देखोगे आप मैटर्स हैं, इसका वेट कर लोगे, ठीक है। फिर इस फिल्टर पेपर को आप 600 डिग्री तापमान पे ओवन में रखोगे, ठीक है। फिर होगा क्या, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो जल जाएगा तो वो उड़ जाएगा, जो बचेगा वो कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक होगा। वो आपको कैसे पता लगेगा, आप पहले फिल्टर पेपर के साथ इसका वेट कर लोगे, फिर दोबारा 600 डिग्री गर्म करने के बाद दोबारा फिल्टर निकाल दोबारा वेट कर लोगे। जो वेट में कमी होगी वो सारे आपके कौन से ऑर्गेनिक मैटर्स थे वो चले गए, बचे कौन से इनऑर्गेनिक बचेगा, ठीक है। तो वही आप ये बता रहा है 600 डिग्री हीट करना है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बोलता है लाइन बोलता है आपका द मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स कैन बी फाउंड बाई फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, एंड ड्राइंग रेजिड्यू एट, वो जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ यहाँ पे इसने प्रिसिपिटेट कर दी, ठीक है ना, नया कुछ नहीं है, ठीक है। नोट, अब देखो एक वापस आपको लाइन बोल दूँ, ये देखो ये जो सारे जो लिमिट्स लिखी हुई है, ये लिमिट सारी ओल्ड है, क्या है, OLD ओल्ड है, ठीक है। तो आप एक काम करना, इसको मत करना। मैंने आपको जो लिमिट्स बताई थी ना थोड़ी देर पहले PDF में, जो आपको डायग्राम बताया था, बस अपने को वही 20-22 जो लिमिट्स है वो एक साथ रट लो उसको, बस इस सब कुछ छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है, मैंने कहा था वीडियो लंबे बनेंगे अपने। तो ये जो आप एक काम करते हैं अपने, ठीक है, थोड़ा नेट का भी इसमें थोड़ा सा इशू है मेरे पास में, थोड़ा मैं लंबा आज ले नहीं पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ मैंने एक प्रॉपर्टी आपको सस्पेंडेड सॉलिड वाली वो पूरी बता दी, ठीक है। इसके लिमिट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अपने जो सेकंड प्रॉपर्टी अपने नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो इसकी प्रॉपर्टी वो आप देखिए, तो मैंने आपको बताया ना टोटल डिजॉल्व सॉलिड, इसकी लिमिट देख लो। परमिसिबल नहीं, एक्सेप्टेबल तो 500 मिलीग्राम पर लीटर होती है, और मैक्सिमम की तो होती है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। TDS आप घर में लगाते हो ना RO, देखते ना RO लगाते हो ना RO, तो RO लगाते हो तो RO की TDS चेक करना जरूरी होता है, ठीक है ना। RO की TDS चेक करता है हमने, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने उसमें 500 से 2000 दे रखें, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप घर में RO लगाने वाला है तो उसके TDS मीटर पे आप उसकी TDS को चेक करनी चाहिए कितनी है पानी की अपने, उसके बाद ही RO लगाते हैं अपने वैसे बेसिकली। और TDS अगर पानी की ज़्यादा कम कर दोगे तो सॉलिड्स कम हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो पानी फिर इतना जैसे होता है ना फिल्टर पानी होता है अपने पीते हैं ना, ज़्यादा फिल्टर पानी पीते हैं अपने, तो उसकी TDS बहुत कम हो जाती है, तो वो फिर हेल्थ के लिए इतना अच्छा भी नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि पानी में अपने RO वाला पानी ज़्यादा TDS पानी कम नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको भी एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया, बाकी जो फिजिकल बाकी अपने कल कर लेते हैं।
तो लेंथ वीडियो ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादा मतलब क्या 45 मिनट्स का अराउंड हो जाएगा, तो नेट का इश्यूज़ है। ये जो बाकी प्रॉपर्टी अपने कल करके कल केमिकल भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। यानी कल आपकी फिजिकल की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज बाकी केमिकल की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर अभी के लिए इतना ही था। तो थैंक यू वेरी मच। आपसे एक निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो वीडियो देखें वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, क्योंकि देखते हैं कि व्यूज़ तो होते हैं, अगर हमारे 20 व्यूज़ भी होते हैं तो लाइक भी 5 ही मिलते हैं मुझे। तो अगर कम से कम 20 देखे तो 20 लाइक तो कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो बने रहना, आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे तो उससे मुझे मोटिवेट मिलेगा, और तो मैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊँगा। और ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मिलके आपको इसे एग्ज़ाम्स में क्लियर करवा देंगे, ठीक है। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो बेसिकली अगर आप अच्छे आएगा और आप मुझे ज़रूर याद करोगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।